हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह सुप्रीम कोर्ट और रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। ये रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक एनजीओ है। उसी के पिटीशन पर जो गोंजालेज साहब हैं उन्होंने कल बुधवार आज कौन दिन, आज शनिवार है ना, बुधवार को यह तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों को भी स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेषकर शिक्षा से रिलेटेड मामलों में। तो उसमें जो गोंजालेज की पिटीशन, जो गोंजालेज वकील थे, उन्होंने जिस पिटीशन के फेवर में डिस्कशन किया, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाइल करने का काम रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक एनजीओ है उसने किया था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस में। तो उसी पर गोंजालेज बहस कर रहे थे और ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। नाम से ही पता है कि ये ईसाई हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की बेंच ने, एक जस्टिस सूर्यकांत, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बेंच बनी थी, और दूसरे हैं कोटेश्वर सिंह। तो ये जस्टिस सूर्यकांत ही वो जज हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की एक नेत्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी रही हैं, उन्होंने पैगंबर साहब पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दिया था या पैगंबर साहब पर कुछ कहा था इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। उस संबंध में उन्होंने कहा कि यू सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड द एथॉस ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा रही है उसको आपने अकेले अपने तय सब नष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध बात करने पर नुपुर शर्मा को लताड़ लगाई थी। और उसके बाद तो बीजेपी ने, जब कतर ने विरोध प्रदर्शन किया था या विरोध किया था, तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था एक्चुअली पार्टी से। अब नुपुर शर्मा को इसीलिए दिल्ली विधानसभा में बड़ी हवा उड़ी थी कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली बीजेपी ने, चूंकि विदेशी जो गल्फ कंट्रीज हैं, खास करके जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, उन पर उनको नाराज न करने की अपनी नीति पर कायम रहा। चूंकि कतर भारत के लिए गैस का आज भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, तो उनसे तेल और गैस यानी 35 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग भारत सालाना रेमिटेंसेस के रूप में प्राप्त करता है इस क्षेत्र से। तो भारत उनको नाराज नहीं कर सकता था। इस वजह से भारत ने नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दिया और उनका निलंबन क्या है, निष्कासन रिवोक नहीं किया, वापस नहीं दिया। अब देखना यह है आगे क्या होता है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वह बात है रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एनजीओ के पिटीशन पर, जो गोंजालेज है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने शिक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया कि भाई रोहिंग्याओं को शिक्षा से वंचित नहीं किया। रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पहले भी मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का पेंडिंग है, और उसके बाद रीता मनचंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वो इससे पेंडिंग। पहला तो डिपोर्टेशन संबंधित है, भाई रोहिंग्याओं को वापस नहीं भेजा जा सकता, चूंकि म्यांमार से मूलतः भाग करके भारत में अगर वो आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं तो वहाँ उनकी स्थिति बहुत खराब है, और फिर से उनको वहीं पे वापस भेज करके उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। भले ही भारत इस तरह के किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के 1951 या 1966 के ऑप्शनल प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है या सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन तभी भारत को मानव के नाते या मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर यह सब करना पड़ेगा कि रोहिंग्याओं को वापस नहीं कर सकता। इसी प्रकार से रीता मनचंदा के पिटीशन पर वही पेंडिंग ही है। एक बार सुनवाई शायद सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें ये कहा गया है कि भाई ऐसा है, रोहिंग्या जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग जेलों में बंद हैं भारत के, उनकी दशा
बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति में उनको रखा गया है। तो उनको इससे मुक्त किया जाए, इससे आज़ाद किया जाए। वो एक्चुअली साउथ एशियन विभाग की प्रोफ़ेसर भी हैं, माने एक्सपर्ट भी हैं, और दक्षिण एशियाई विभाग की, और उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल किया है। मुझे लग रहा है कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराना तो उचित नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी साहब उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजों की संख्या या तो बहुत कम हो जाएगी या रिटायर ज़्यादातर हो जाएंगे, और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को फेवर करने वाले जज आ जाएंगे, जो इनकी तरह से मेजॉरिटी की राजनीति से प्रेरित होंगे या मेजॉरिटी के बारे में सोचेंगे। दूसरे शब्दों में सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल गैंग समाप्त हो जाएगा, जिनको लेकर के बीजेपी से जुड़े हुए बहुत सारे पत्रकार भी और बीजेपी से जुड़े हुए नेता भी, जिनकी खिंचाई करते रहते हैं कि उदारवादी वामपंथी जो पत्रकार हैं वो मुसलमानों को लेकर के बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह, इन दोनों ने जो फैसला कर दिया उसके हिसाब से भारत सरकार को एक्चुअली ये डिवीजन बेंच था जिसमें ये फैसला किया गया कि भाई भारत सरकार को शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों को भी शिक्षा बदस्तूर जैसे अन्य लोगों को दिया जाता वैसे भारत सरकार दिलाती रहे, चाहे वो हाई स्कूल का मामला हो, चाहे इंटरमीडिएट का मामला हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का मामला हो। यानी शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा गलती भी नहीं है, ये एक सही डिसीजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भारत में कोई रह रहा है तो जो फ्री और फेयर एजुकेशन है उसको उपलब्ध होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोगों को उपलब्ध होता है। कारण ये कि मानवता के आधार पर इतना तो उनका हक बनता ही है। तो भले ही राजनाथ सिंह कहते हैं भाई देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें जम्मू कश्मीर को वो बहुत ज़्यादा गंभीर मानते थे, 2017 की बात है, उसमें वो केंद्रीय गृह मंत्री थे, कि भाई वहाँ पूरे देश में लगभग 40,000 रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनकी जम्मू कश्मीर में रहती है। तो उनका ये मानना था कि ये सुरक्षा के लिए थ्रेट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ऐसा है, म्यांमार या बांग्लादेश से जब भी जैसे भी वो भारत में घुसे हों, उनकी माली हालत बहुत ख़राब है और उनको सरकार के मदद की ज़रूरत है। अब ये बात भाई गरीबी क्या नहीं कराती, पैसा पॉकेट में ना हो तो आदमी सुरक्षा के लिए खतरा बने, चाहे जो भी रहे वो मूल बन ही जाता है। दूसरे शब्दों में उन लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है जो लोग भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। ख़ास करके मेरा इशारा पाकिस्तानी आईएसआई खुफिया एजेंसी है, आईएसआई या पाकिस्तानी सेना की ओर है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान भले ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अभी दिल्ली चुनाव की पूर्व संध्या पर एलजी ने यहाँ के पुलिस कमिश्नर से कहा कि भाई अवैध रूप से रह रहे लोगों को, विदेशी लोगों को यहाँ से हटाया जाए। उसमें कई रोहिंग्या पकड़े गए थे, वही विदेशी एक्चुअली टारगेट में तो वही थे। बीजेपी को चाहे किसी भी नेता को अपने वोट बैंक से मतलब उसका नौता मानवता से ज़्यादा मतलब है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम गलत नहीं मानते हैं। ये दूसरी बात है कि बीजेपी इन्हें गलत मानती है, हालांकि बीजेपी के बड़े नेता इस पर मौन हैं, इस पर कुछ बोलते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही होगी कि धीरे धीरे करके ऐसे जज रिटायर हो जाएंगे। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही हैं, संजीव खन्ना के बाद वो बनेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतजार करना होगा 2029 तक, जब तक नरेंद्र मोदी साहब अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। चूंकि 2027 में सुश्री नागरत्नम साहिबा बन जाएंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो मुझे लग रहा है कि इनको अपने अगले कार्यकाल का इंतजार करना होगा। अगली बार बीजेपी आएगी उस समय तक सुप्रीम कोर्ट मुझे लग रहा है खाली हो गया रहेगा ऐसे लोगों से जिनकी नियुक्ति कांग्रेस ने की थी, या कांग्रेस के समय में जो नियुक्त हुए थे, जो जिनको लेफ्ट लिबरल कहा जाता है। और तब बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले जजों की भरमार होगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा सोचना है।
खैर, देखना है आगे क्या होता है। इसको देखते हुए हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।